जीवाश्मी ईंधन फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत या कहें कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जीवाश्मी ईंधन फॉसिल फ्यूल्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि भारत के संदर्भ में अगर हम लें तो हमारी जितनी ऊर्जा आवश्यकता है उसमें आप देखिए कि ये वाला जो निशान आप यहाँ देख रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा के लिए है और ये पवन ऊर्जा, मतलब यहाँ से हम बहुत कम प्राप्त कर रहे हैं। जल की ऊर्जा हमारी इतनी ले रहे हैं और कोयला और पेट्रोलियम को लेकर हमारी जो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति है वो कोयला और पेट्रोलियम से हम इतनी कर रहे हैं, जो कि हमारे क्या हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमारे क्या हैं, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन पर हम बहुत अधिक डिपेंड हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन जो है वो ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं, अनवीकरणीय हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं। मतलब ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बनते हैं और अब बहुत ही सीमित रूप से बचे हैं। करोड़ों वर्षों में बने लेकिन अब बहुत कम बचे हैं, मतलब इनके ज्ञात भंडार जो हैं वो कुछ 100 वर्षों के ही अभी उपलब्ध हैं। तो इन्हें संरक्षित करने की ज़रूरत है। और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन आता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आते हैं जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत। तो जीवाश्म ईंधन के प्रकारों में या उसकी चर्चा में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कोयला की। कोयला हम जानते हैं कि विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में और तापीय विद्युत संयंत्रों में जो विद्युत उत्पन्न करते हैं वहाँ कोयले का उपयोग हम करते हैं, और खाना बनाने के लिए भी ईंधन में कोयले का उपयोग हम करते हैं। तो कोयले का फार्मेशन या कोयला बना कैसे, इसको हमें देखना चाहिए कि ये जो कोयला बनता है प्रकृति में ये कितने बिलियंस ईयर्स या मिलियन ईयर्स के प्रक्रम से ये तैयार होता है। तो लगभग ये कहें कि करीब करीब 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जो निचले जलीय क्षेत्र थे उनमें घने वन थे। ध्यान दीजिएगा, मैं कोयले का पूरा फार्मेशन आपको बता रहा हूँ कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जो निचले जलीय क्षेत्र थे उनमें बहुत डेंसिटी वाले वन थे, काफ़ी घने वन थे। और बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम जो आए तो उनके कारण क्या हुआ कि ये वन मृदा के नीचे दब गए। ये जो वन थे पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में जो घने वन थे, मतलब कुल मिलाकर वन थे पृथ्वी पर, और ये बाढ़ या किसी प्राकृतिक प्रक्रम से मिट्टी के नीचे या मृदा के नीचे क्या हो गए, दब गए। लंबे समय अंतराल में, क्योंकि ये तो 300 मिलियन वर्ष पहले की बात हो रही है, तो ये जो समयांतर शब्द इस्तेमाल हो रहा है यहाँ कई सैकड़ों सालों या कई मिलियन वर्ष इसमें शामिल होंगे। तो एक ये जो वन है वो मृदा के नीचे दब गए, और एक समयांतर के बाद जब अधिक मात्रा में मृदा इनके ऊपर चढ़ गई तो फिर ये नीचे दबने से क्या हो गए, संपीड़ित हो गए, कंप्रेस हो गए। जैसे जैसे गहरे होते गए इनका ताप क्या होता गया, बढ़ता गया, और आखिरकार क्या हुआ कि उच्च ताप और उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर जो है मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले के अंदर परिवर्तित हो गए, बदल गए। तो कोयले में जो मुख्य रूप से होता है वो होता है कार्बन, और ये मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा जो ये कोयले में परिवर्तन हुआ है इसको हम कहते हैं कार्बनीकरण। तो आप देख रहे हैं कि कोयला जो है वो 300 मिलियन वर्ष की इस प्रोसेस के बाद इस तरीके से कोयले के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, और हम उसका दोहन इतनी तेज़ी से कर रहे हैं और उपयोग इतनी अधिक मात्रा में कर रहे हैं कि वो उसके स्रोत अब बहुत सीमित रह गए हैं। तो हमने अभी बात की कि जो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। और इनको जीवाश्म ईंधन कोयले को क्यों कहते हैं, उसका कारण भी यही है कि कोयला चूँकि वनस्पति अवशेषों से बना है ना, ये वन मृदा के नीचे दबे तो वनस्पति अवशेषों से बना है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये हमारा जीवाश्म ईंधन हुआ कोयले के रूप में। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम के रूप में और प्राकृतिक गैस के रूप में। फिर हम बात करेंगे इनके
उपयोगों पर, लाभ पर और इनसे होने वाले नुकसान पर। तो जीवाश्म ईंधन में अब हमारा अगला जो टाइप बन रहा है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोल डीजल का उपयोग हम वाहनों, मशीनों में ईंधन के रूप में करते हैं। ये ईंधन जिस प्राकृतिक स्रोत से हमें मिलता है, पेट्रोल डीजल आदि जिस नेचुरल सोर्स से हमें मिलता है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। और जो पेट्रोलियम का निर्माण है वो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, समुद्री जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर क्या हुआ, जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तह द्वारा ढक गए। तो समुद्री जीव मरे, समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और रेत और मिट्टी की बड़ी परत उनके ऊपर जमती चली गई। लाखों वर्ष बीते, वायु नहीं थी, तो वायु की अनुपस्थिति में क्या हुआ, उच्च दाब और उच्च ताप ने इन मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में क्या किया, बदल दिया। पेट्रोलियम जो होता है, देखिए क्या समझे हम कि मरे हुए जीव जो समुद्र के पेंदे में जमे, में रेत और मिट्टी की तह उन पर जमती चली गई, कंप्रेस हो गए और वायु के अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। तो ये हम समझ रहे हैं कि पेट्रोलियम कैसे फार्म्ड हुआ है। तो ये आपका जब पेट्रोलियम बन गया तो पेट्रोलियम जो है वो गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है और इसके संगठक हैं पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी भी कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, मोम आदि का ये क्या है, मिश्रण होता है। और फिर बाद में इस पेट्रोलियम से क्या करते हैं कि प्रभाजी आसवन के द्वारा हम पेट्रोल, डीजल वगैरह इन सबको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अब एक और जीवाश्म ईंधन हमारा है प्राकृतिक गैस, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका परिवहन पाइपों द्वारा होता है और प्राकृतिक गैस को जब आप उच्च दाब पर संपीड़ित करते हैं तो ये सीएनजी में बदल जाता है, जिसको गैस के रूप में हम स्टोर कर लेते हैं। और इसका उपयोग मुख्य रूप से वाहनों में ईंधन के रूप में होता है और ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन है। कौन? प्राकृतिक गैस, हमारा नेचुरल गैस। तो ये जब इसको आप उच्च दाब पर संपीड़ित कर लेते हैं तो ये सीएनजी में बदल जाता है। ये सीएनजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये इस रूप में ये बदलता है, जो हमारे लिए एक कम प्रदूषणकारी या यूँ कहें कि स्वच्छ ईंधन के रूप में आप इसको मान सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमको जीवाश्म ईंधन के उपयोग से क्या क्या फ़ायदे हैं या हमको क्या क्या लाभ जीवाश्म ईंधन से हमें होने वाले हैं या होते हैं। तो अब लाभ के ऊपर बात करें तो सबसे पहले तो ये क्या है कि हमने अभी देखा था चार्ट में जो कि वो एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में, ईंधन के रूप में उपयोग में आ रहा है। कोयला जला लेते हैं, ठीक है, एलपीजी जला रहे हैं, खाना बनाने के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी का उपयोग कर रहे हैं, है ना, पेट्रोल डीजल के रूप में जो है वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और एलपीजी जो हमें पता है कि ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, जिसका मुख्य संगठन कौन है, संगठन ब्यूटेन है। मुख्य संगठक कौन है इसका? ब्यूटेन है। और ये आपका एलपीजी आपको पता है कि बहुत ही उपयोगी ईंधन है। तो ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। घरों में हमारे जो गैस यूज़ करते हैं जिससे हम खाना पकाते हैं वो एलपीजी ही है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। और सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और यह है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो याद रखिएगा इन दोनों के नाम। और ये जीवाश्म ईंधन के उपयोग के रूप में हम दे सकते हैं कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में, ईंधन के रूप में, वाहनों में ईंधन के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। पेट्रोल आदि जो है वाहनों के रूप में उपयोग में आते हैं। फिर ये हम देखा कि एलपीजी जो है सिलेंडर जो हमारे घरों में ये यूज़ होते हैं, ये भी जीवाश्म ईंधन ही है, या जीवाश्म ईंधन का एक परिष्कृत रूप आप इसको कह सकते हैं, वो है। फिर जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं, उसमें आपको अगर विद्युत पैदा करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो वहाँ भी क्या होता है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है जीवाश्म ईंधन का। स्पेशली कोयले का वहाँ हम उपयोग करते हैं। फिर कोयले से जो कोक है वो बनता है, जो धातु निष्कर्षण के काम में आता है विशेष रूप से। और उससे कोलतार मिलता है। कोलतार के बहुत उपयोग है ना, नेफ्थलीन की गोलियां इससे बनाई जाती है ना, संश्लेषित रंग बनाने में इसका उपयोग होता है। और कोलतार से हम छत वगैरह को रिपेयर वगैरह करते हैं। बहुत सारे उपयोग कोलतार के हमारे हैं।
साथ में हम कुछ उपयोग की बात कर रहे थे कि ये जो हमारा प्राकृतिक गैस है इसके उपयोग के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सीएनजी के रूप में जो वाहनों में एक स्वच्छ और कम प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में उपयोग हो सकता है। तो इस तरीके से आप जीवाश्म ईंधन के उपयोगों की सूची बनाएं तो ईंधन के रूप में तापीय विद्युत संयंत्रों में, फिर वो जो इनके जो परिष्कृत रूप हैं जैसे कोयले का कोक है, कोलतार है, इनके उपयोग बता सकते हैं। सीएनजी के रूप में इनका उपयोग आप अलग से बता सकते हैं प्राकृतिक गैस के रूप में। तो इस तरीके से आप जीवाश्म ईंधन के उपयोग से लाभ बता सकते हैं। और ये आपने ये इस तरीके के सीएनजी से चलने वाले जो वाहन हैं, दिल्ली में बहुत ऑटो रिक्शाज आपने देखे होंगे इस तरीके से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाले। तो चलिए अब जीवाश्म ईंधन से हम देख लेते हैं हानियाँ क्या क्या है। और जीवाश्म ईंधन की जो हानियाँ हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट भी रहेगी। तो जीवाश्म ईंधन से या फॉसिल फ्यूल से क्या क्या हानियाँ हैं, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप इसको देखिए कि ये सबसे बड़ी बात जो जीवाश्म ईंधन की है कि वो इससे जो जीवाश्म ईंधन जो जलता है या दहन होता है इसका, तो इसमें फिर वो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड बनते हैं और ये बहुत प्रकृति और पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारी है। तो इस तरीके से सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो गैसें हैं ये हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो ये आपने देखा होगा चिमनियों से निकलने वाला धुआं, या हम नॉर्मली हमारे घरों में अगर हम कोयला वगैरह जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं, और इस तरीके से हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर ये सीधे सीधे बुरा प्रभाव डालते हैं। एक और तरीका है जिससे ये स्वास्थ्य पर अप्रत्यक्ष रूप से और बाद में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, और वो तरीका कौन सा है? वो तरीका है अम्लीय वर्षा के रूप में। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि जैसे जो जीवाश्म ईंधन का आप दहन करते हैं, तो अभी हमने बात की कि कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो ऑक्साइड बनते हैं, है ना, मतलब SO2, NO2, CO2, ये जो ऑक्साइड बन रहे हैं ये ऊपरी वायुमंडल में जाते हैं। अब ऊपरी वायुमंडल में क्या होता है? वहाँ होती है जल वाष्प। कहाँ से आती है वो जल वाष्प? पृथ्वी से जो जल का वाष्पीकरण होता है तो ये जल वाष्प वायुमंडल में ऊपर जाकर संघनित हो जाती है, और ये जल वाष्प से SO2, NO2, CO2 क्रिया करके अम्ल के रूप में धरती पर वापस हानिकारक अम्लीय वर्षा के रूप में जाते हैं। मतलब ये पानी का जो संघनन होता है ऊपर जाके, और ये आपकी चिमनियों से, घरों से और अन्य वाहनों से प्रदूषणकारी के रूप में SO2, NO2 ये देखिए ऊपर की तरफ गए, और फिर ये देखिए H2O से मिलकर उसके बाद इन्होंने देखिए H2SO4, HNO3, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये हानिकारक अम्लीय वर्षा जो है इन्होंने इस तरीके से पृथ्वी पर कर दी है। अब इससे क्या होगा? जल स्रोत दूषित हो जाएंगे, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। जो आपका जो ताजमहल है, जो ताजमहल पर जो संगमरमर की चमक है वो भी इस हानिकारक अम्लीय वर्षा से कम हुई है। तो इमारतों का क्षरण होता है, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है इस हानिकारक अम्लीय वर्षा से। तो ये स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव एक पॉइंट आप सीधे दहन से कर दीजिएगा, और एक हानिकारक अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी ऐसा कर दीजिएगा। और तीसरी बात यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है। जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। तो वृद्धि होने से क्या होता है कि हमारा जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, बुरी तरह से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो आप ये तीन बातें जीवाश्म ईंधन से हानियों में मुख्य रूप से लिख दीजिएगा: स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर बुरा प्रभाव, हानिकारक अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। और एक एक दो लाइन इनके बारे में आप अवश्य लिखिएगा। फिर एक आपकी NCERT में एक क्वेश्चन है कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना कीजिए। अब सूर्य तो ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, जीवाश्म ईंधन तो अब घटते हुए ऊर्जा के स्रोत हैं, पर तुलना करना है तो आप तीन छोटे छोटे बिंदुओं पर तुलना कर दीजिएगा कि जीवाश्म ईंधन हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिसको हम सदियों से यूज़ करते आए, उपयोग कर रहे हैं। सूर्य हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग करना अब हमने सीखा है। जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित है, उसको लंबे समय तक आप उपयोग में अब नहीं ला सकते हैं, लेकिन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है सूर्य, और उसको लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। फिर जीवाश्म ईंधन अभी हमने देखा कि तो प्रदूषण फैलाते हैं, तो ये प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत हैं, और सूर्य हमारा जो है वो प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है। तो ये तीन बिंदुओं पर आप जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकते हैं। धन्यवाद।